हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेगमेंट 4। तो सेगमेंट 4 के अंदर बेसिकली हम दो टॉपिक्स देखेंगे और दोनों टॉपिक्स आपके डील करते हैं। ये दोनों ही पावर सिस्टम रिसर्च के टॉपिक है, यानी कि एक तो आपका आता है इकोनॉमिक लोड डिस्पैच और एक आपका आता है लोड फ्लो स्टडी। तो इकोनॉमिक लोड डिस्पैच के अंदर बेसिकली जो क्वेश्चंस आपके आते हैं, गेट के अंदर तो ये नहीं है सिलेबस में, बट आपके ईएससी के अंदर इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो आपका लोड फ्लो है ये आपके दोनों में है, गेट और ईएससी दोनों में इसके क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ से आपके जीएस मेथड के, गॉस सीडल मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड दोनों के क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके अलावा भी कुछ मेथड्स होते हैं, डिकपल्ड, फास्ट डिकपल्ड मेथड, बट वो मेथड्स आपके जो है कंपटीशन एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, बाकी वो आगे रिसर्च के लिए उनकी स्टडी की जाती है। तो ये सब हमें इसमें देखने वाले हैं। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक लोड डिस्पैच। तो पहले तो हम इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझते हैं कि ये इकोनॉमिक लोड डिस्पैच क्या होता है और इसके अंदर हम बेसिकली क्या फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि इकोनॉमिक डिस्पैच, इकोनॉमिक वर्ड का मीनिंग है कि आपको किसी चीज़ को जो है कम कॉस्ट में करना है, यानी कि उसकी कॉस्ट को मिनिमम करना है। जो आपकी किसी काम को करने में जो कॉस्ट आ रही है उसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो ये एक तरह से ये मैक्सिमा मिनिमा, आपने मैथ में पढ़े होंगे मैक्सिमा मिनिमा निकालने के मेथड्स। तो वही चीज़ यहाँ पे है, आपको यहाँ पे कॉस्ट को मिनिमम करना है, यानी कि इस चीज़ को मैथमेटिक्स में बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन। और ऑप्टिमाइजेशन आपने ग्रेजुएशन में ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स अगर पढ़ी हो, सिलेबस में हो, सब्जेक्ट्स हो, तो आपको पता होगा ऑप्टिमाइजेशन कुछ एल्गोरिदम्स भी होती हैं, ऑप्टिमाइजेशन के मेथड्स होते हैं। लांगराज मेथड हो गया आपका, केकेटी कंडीशंस के बारे में पढ़ा जाता है। तो ये सब चीज़ें ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आती हैं, वही हम यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। तो इकोनॉमिक डिस्पैच के अंदर बेसिकली दो टाइप की प्रॉब्लम बनती हैं। एक बनती है यूनिट कमिटमेंट की प्रॉब्लम और एक होती है ऑनलाइन इकोनॉमिक डिस्पैच। तो यहाँ पर जो यूनिट कमिटमेंट की प्रॉब्लम है ये आपके जो है सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में क्या है, ऑनलाइन इकोनॉमिक डिस्पैच। तो इसी के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑनलाइन इकोनॉमिक डिस्पैच के बारे में। तो मैं आपको एक बार तो दोनों प्रॉब्लम बता देता हूँ होती क्या है, फिर हम डिटेल से स्टडी करेंगे किसकी, ऑनलाइन इकोनॉमिक डिस्पैच की। इकोनॉमिक डिस्पैच का मतलब है, सपोज आपको डिमांड, यानी कि आपका ये एरिया है और आपको पता है कि यहाँ पर जो डिमांड है वो है आपकी 500 मेगावाट की डिमांड है। सपोज इस एरिया की डिमांड कितनी है, 500 मेगावाट। और इस एरिया को सप्लाई करने के लिए अपने पास 5 जनरेटर्स हैं, P1, P2, P3, P4 एंड P5। तो ये तो हो गया आपके पास अवेलेबिलिटी कितनी है, कितना आप P1 से P5 तक आपके पास जनरेटर हैं और इतनी आपको डिमांड है। ठीक है। तो अब आपको यूनिट कमिटमेंट मेथड तो क्या बताता है, यूनिट कमिटमेंट मेथड में ये देखा जाता है कि कौन सी यूनिट हमें ऑन करनी है। सपोज आपका काम 500 मेगावाट के लिए 3 ही यूनिट से काम चल जाएगा। ध्यान से समझना आप इसको कि आपको सपोज 500 मेगावाट चाहिए और आपको 3 यूनिट से, 5 यूनिट में से अगर 3 यूनिट को भी ऑन रखते हो तो आपका काम चल सकता है। तो आप इन 5 में से कौन सी ऑन रखोगे, कौन सी ऑफ रखोगे, ये जो सेलेक्टिविटी होती है वो आती है यूनिट कमिटमेंट। यानी कि आपको कौन सी यूनिट को ऑन रखना है, कौन सी यूनिट को ऑफ रखना है, इस चीज़ के सिलेक्शन को हम बोलते हैं यूनिट कमिटमेंट प्रॉब्लम। अब यूनिट कमिटमेंट प्रॉब्लम में इसका बेसिस क्या है, इसका बेसिस है मिनिमम कॉस्ट। बेसिस क्या है, मिनिमम कॉस्ट, यानी कि हमको कॉस्ट मिनिमम करनी है और उसके लिए कौन सी यूनिट्स ऑन रखी जाएं और कौन सी ऑफ रखी जाएं, ये आ जाता है यूनिट कमिटमेंट में। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, सिलेक्शन ऑफ द यूनिट दैट विल सप्लाई द एंटिसिपेटेड लोड ऑफ द सिस्टम ओवर ए रिक्वायर्ड पीरियड ऑफ टाइम एट मिनिमम कॉस्ट एज वेल एज प्रोवाइड ए स्पेसिफिक मार्जिन ऑफ द ऑपरेटिंग रेंज नॉन एज द स्पिनिंग रिजर्व। यानी कि आपको मिनिमम कॉस्ट के लिए कितने जनरेटर्स, कितनी यूनिट ऑन रखनी है, कितनी ऑफ रखनी है, इस चीज़ को कौन डिसाइड करता है, यूनिट कमिटमेंट प्रॉब्लम। अब यहाँ पे जो स्पाइनिंग रिजर्व लिखा हुआ है इसका मीनिंग है कि सिर्फ हम ये नहीं देखते हैं कि आपके पास कितनी अभी रिक्वायरमेंट है। 500 मेगावाट है तो हम कोशिश ये करते हैं कि 150 एक्स्ट्रा जनरेट करें। एक्स्ट्रा जनरेट करने के लिए कैपेसिटी रखें कि अगर कल को थोड़ी डिमांड बढ़ गई तो हमारे पास अवेलेबिलिटी इतनी हो, इसको बोलते हैं स्पाइनिंग रिजर्व, यानी कि कितना हम रिजर्व में सप्लाई रखते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ है। पहले यूनिट कमिटमेंट प्रॉब्लम का मीनिंग ये है कि आपको इन पांचों यूनिट में से सपोज 3 ऑन रखनी थी तो कौन सी 3 ऑन रखनी है ये डिसाइड कैसे होगा, यूनिट कमिटमेंट से। अब ये हमारे सिलेबस में यूनिट कमिटमेंट नहीं है तो हमें देखना है ऑनलाइन इकोनॉमिक डिस्पैच। ऑनलाइन इकोनॉमिक डिस्पैच का मतलब क्या होता है, इसको हम इकोनॉमिक लोड डिस्पैच भी बोलते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम को इकोनॉमिक लोड डिस्पैच, यानी कि ELD।
इकोनॉमिक लोड डिस्पैच। अब इसका मीनिंग ये है, सपोज आपके पास 5 अगर जनरेटर हैं, 5 यूनिट्स हैं, उनमें से आपको 3 यूनिट ऑन रखनी थी, ये आपने यूनिट कमिटमेंट से डिसाइड कर लिया। अब हमें ये पता है कि यहाँ पर हमें ओनली P1 P2 P3 को ही ऑन रखना है, ठीक है। अब 500 मेगावाट के लिए सपोज ये 200 मेगावाट तक ये प्रोडक्शन दे सकता है, ये 300 तक दे सकता है, ये 400 तक दे सकता है। तो हम कैसे 500 को इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि कई कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि 50 हम इससे करा लेते हैं और 250 हम इससे करा लेते हैं और 200 हम इससे करा लेते हैं, या फिर हम ऐसा भी करा सकते हैं कि 200 इससे करा लेते हैं, 200 इससे, 100 इससे। तो ये सब कैसे डिसाइड होगा कि कौन सी यूनिट कितना पावर जनरेशन करेगी। और बेस यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। यानी कि इकोनॉमिक लोड डिस्पैच का मतलब क्या हुआ कि आपको मिनिमम कॉस्ट के लिए ये डिसाइड करना है कि कितनी यूनिट्स आपको ऑन रखनी, कितने यूनिट से कितना जनरेशन करना है, कौन सी यूनिट ऑन रखनी है ऑफ रखनी है, यूनिट कमिटमेंट डिसाइड करेगा। और इकोनॉमिक लोड डिस्पैच ये डिसाइड करता है कि जो यूनिट आपको ऑन रखनी है उससे कितना प्रोडक्शन देना है, यानी कि उससे कितना प्रोडक्शन लेना है ये आपको कौन बताता है, इकोनॉमिक लोड डिस्पैच बताएगा। तो एक तरह से मैथ की प्रॉब्लम बन गई है। आपको पता है कि टोटल प्रोडक्शन चाहिए 500 मेगावाट, आपके पास 3 जनरेटर है P1 P2 P3। आपको क्या करना है, जो इनकी कॉस्ट है, इनके कॉस्ट का फंक्शन निकालना है, उसको मिनिमाइज करना है, और उसको मिनिमाइज करने के लिए मैथ की इक्वेशन आएगी, उसको सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम मैं फिर रिपीट करता हूँ, इकोनॉमिक लोड डिस्पैच के अंदर हम जो स्टडी करते हैं वो क्या है बेसिकली, यहाँ पे मैंने लिखा है ऑनलाइन इकोनॉमिक dispatch distribute the load among the generating unit actually parallel with the system in such a manner as to minimize the total cost of supplying the minute to minute requirement of the system। यानी कि आपको मिनिमम कॉस्ट करनी है, उसके लिए आपको डिसाइड करना है कि कौन सा जनरेटर कितना पावर जनरेट करेगा। ये आपकी प्रॉब्लम होती है इकोनॉमिक डिस्पैच, ठीक है। अब ये तो हमने समझ लिया थ्योरेटिकल वे से, अब इसको मैथ में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल मॉडलिंग हमें यहाँ पर भी करनी है। हमें पता है करना क्या है, उसको मैथ की इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है और उस इक्वेशन में मिनिमाइजेशन का प्रिंसिपल लगाना है, और ये आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम इसको मैथमेटिकल मॉडलिंग कैसे करें इस प्रॉब्लम की। तो देखिए, हमें करना क्या है कि हमें पहले कॉस्ट डिसाइड करनी है। कॉस्ट डिसाइड कैसे करनी है, आपको पता होना चाहिए ना, कॉस्ट को ही तो मिनिमाइज करना है। तो कॉस्ट को एक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, वही तो मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगी। तो जो कॉस्ट का जो फंक्शन होता है वो इस तरह से रिलेट करता है जनरेशन के लिए। यहाँ पे पी आई और सी आई का मतलब क्या है, सी आई का मतलब है C1 C2 C3, यानी कि फर्स्ट जनरेटर की कॉस्ट, सेकेंड की, थर्ड की, पावर प्रोडक्शन की कॉस्ट की बात कर रहे हैं हम। तो कॉस्ट फर्स्ट की C1 है, सेकंड की C2 है, थर्ड की C3 है। ऐसे ही हमने CI की लिखी है अल्फा आई प्लस बीटा आई पी आई प्लस गामा आई पी आई स्क्वायर, ठीक है। तो CI क्या बता रही है, इनपुट कॉस्ट ऑफ जनरेटर है, और पावर है कितना पावर आउटपुट चाह रहे हैं अपन। यानी कि हमको पता है कि हम सपोज एक यूनिट है P1, उसकी कॉस्ट हमने निकाली कितनी आई C1। तो हमें पता है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा कॉस्ट भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो ये इक्वेशन इस चीज़ से डील करती है। ये इक्वेशन कहाँ से आई है, ये इक्वेशन है, आपने डिफरेंट पावर जनरेशन्स के लिए कॉस्ट निकाली, उनके लिए एक ग्राफ बनाया और उस ग्राफ से हमने इक्वेशन ली है। और इस इक्वेशन को भी हम अप्रोक्सीमेटेड इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी दो चार चीज़ें ऐसी आती हैं, जैसे वॉल पॉइंट लोडिंग आ जाता है कि आपके जनरेटर में, आपके प्लांट में बहुत सारे वॉल्स हैं, उनकी ओपनिंग के अकॉर्डिंग भी ये इक्वेशन में रिपल्स आते हैं, तो उसकी वजह से इक्वेशन चेंज हो जाती है और यहाँ पे साइनोसोडल क्वांटिटी ऐड हो जाती है। वो सब आपको स्टडी नहीं करना है, वो सब चीज़ें आती हैं जब आप इकोनॉमिक लोड डिस्पैच के ऊपर आप अगर कुछ थीसिस का काम करते हो या फिर कोई रिसर्च का काम करते हो, तो आपको वो लोडिंग भी यहाँ पर लेनी होती है। अभी हम चलते हैं सिर्फ कंपटीशन के अकॉर्डिंग, कंपटीशन एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपको बस एक इक्वेशन को ही फॉलो करना है। पर मैंने इसलिए बताया, कहीं आप स्टडी करो आपको साइनसोइडल टर्म लिखी मिले तो उसका मतलब है वॉल पॉइंट लोडिंग यहाँ पर इंक्लूड की हुई है। बाकी इससे आपको आपको बीटेक तक की बुक्स में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, बट अगर आप आगे इसकी स्टडी करते हो, कुछ इस पर रिसर्च वर्क करते हो, तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो अभी हमें इस इक्वेशन से डील करना है, ये इक्वेशन आपकी हो गई। अब हम देखते हैं कि इसमें अल्फा बीटा गामा क्या बता रहे हैं। देखिए, इस इक्वेशन में अल्फा बताता है, क्योंकि कॉस्ट है जनरेशन की, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, सैलरी वगैरह, इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन, ये सब ऐड होगा। तो ये सब तो इंडिपेंडेंट होता है जनरेशन से, यानी कि जनरेशन आप कितना भी करो, आपको मैन पावर आपको एक फिक्स है, उतनी यूज़ करनी होगी। तो उसके अकॉर्डिंग अल्फा है जो पावर पे डिपेंड नहीं करता है, ये कांस्टेंट है, ये आपका फिक्स कॉस्ट को बताता है। बीटा आई जो कांस्टेंट है, ये आपके फ्यूल कॉस्ट को बताएगा, कितना फ्यूल आपने यूज़ किया, और गामा आई आपका बताएगा लॉस कितने हो रहे हैं सिस्टम में।
तो ये जितने भी कॉफिशिएंट हैं उनमें डोमिनेट करता है बीटा आई, क्योंकि फ्यूल की कॉस्ट ही मेजर कॉस्ट होती है। इसीलिए जो है हम इस कॉस्ट फंक्शन को कई बार कुछ बुक्स में फ्यूल कॉस्ट फंक्शन भी लिख दिया जाता है। एक्चुअल में ये जनरेशन कॉस्ट है, बट फ्यूल कॉस्ट क्यों बोल देते हैं, क्योंकि बीटा डोमिनेट करता है इसको। ठीक है, तो इक्वेशन क्लियर हो गई। अब इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ एक कर्व में। तो ये आपकी इक्वेशन है, जो आपकी अभी हमने इक्वेशन देखी थी। क्या क्या इक्वेशन थी? अल्फा प्लस बीटा पी आई प्लस गामा पी आई स्क्वायर, ये इक्वेशन थी। इस इक्वेशन को जब मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे आपका कॉस्ट फंक्शन है, यहाँ पे आपका पावर है। तो ये क्या बताती है? लिमिट। क्योंकि आप जानते हो हर जनरेटर की एक लिमिट होती है, एक मिनिमम पावर इतनी जनरेट कर सकता है, उससे कम पावर जनरेट फिजिबल नहीं है, और मैक्सिमम पावर की भी लिमिट है, उससे ज़्यादा पावर हम उससे जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो ये फिजिबल जो पावर जनरेशन की लिमिट्स हैं उनको हम बोलते हैं PG1 टू PG2, PG मिनिमम टू PG मैक्सिमम। अब यहाँ पे एक और टर्म हमारे आगे जाकर काम आएगी, वो है इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट। यानी कि जो आपकी कॉस्ट है पावर जनरेशन की, अगर वहाँ पे हम इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट निकालें, यानी कि पावर जनरेशन को इंक्रीज करें, तो आपकी कॉस्ट में क्या चेंज होता है, ये हमें देखना है यहाँ पे। तो अगर हम फ्यूल कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज करते हैं, सपोज इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट का मतलब है यहाँ पे हमने पावर जनरेशन को इंक्रीज किया है, और पावर जनरेशन को इंक्रीज करने के बाद हम देख रहे हैं कि फ्यूल की कॉस्ट में क्या चेंज आता है। तो वो हम कैसे इक्वेशन से डिफाइन करेंगे? जो आपका सी आई था उसको मैंने पावर की टर्म्स में एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, सिंगल ऑर्डर डिफरेंशिएशन कर दिया, तो आपका आ गया बीटा आई प्लस टू गामा पी आई। ये इक्वेशन कैसी है? लीनियर इक्वेशन है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये लीनियर इक्वेशन है, तो हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये लीनियर इक्वेशन कर्व हो गया। तो ये मैथमेटिकल हमने बेसिकली ये देख लिया कि आपकी जो कॉस्ट फंक्शन है वो पावर जनरेशन पे डिपेंड करता है, ये हमने अभी तक देखा है। और इसी इक्वेशन का हमें जो है डिफरेंशिएशन करना है, पहले सिंगल ऑर्डर में, फिर उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है कि मिनिमम कब होगा ये कॉस्ट फंक्शन। तो इसको करने का आप जो पहले जो हम 12th क्लास में जो मैथमेटिकल फंक्शन पढ़ते थे, या फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमने जो मेथड पढ़े हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करके चेक करेंगे कि उन वैल्यूज़ पे मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंपल प्रॉब्लम नहीं है, उसके साथ कुछ कंस्ट्रेंट हैं, वो अब हमें देखने हैं। ठीक है, तो ये सब जो है आपका एक ये इक्वेशन है कि पावर जनरेशन को हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप नोट करके रख सकते हो। तो अब हमें इस प्रॉब्लम को डील करना है, मैथमेटिकल मॉडलिंग हो चुकी है। तो प्रॉब्लम के क्वेश्चंस दो टाइप से पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन आपका आएगा जहाँ पे हम ट्रांसमिशन लॉस को नेग्लेक्ट कर देंगे। लॉस नेग्लेक्ट करने का मतलब है आपके पास दो ही चीज़ें होंगी कि टोटल जनरेशन कितना करना है और टोटल जनरेटर कितने हैं, P2 P1 P3, और उनकी लिमिट्स पता होंगी कि P1 50 से 100 करता है, P2 100 से 300 करता है, फिर P3 आपका 100 से 200 करता है, इस तरह की लिमिट पता होगी। तो अब आपको यहाँ पे निकालना होगा कि कितना जो है आपका कितना पावर जनरेशन करें कि आपकी लोड की डिमांड पूरी हो जाए और आपको मिनिमम कॉस्ट मिल जाए। यही क्वेश्चन है, इसी तरह के सॉल्व करने हैं। तो ये आते हैं आपके, ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कब बनेगा? जब लॉस को इंक्लूड करेंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में एक दो बार ही पूछे गए हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। लॉस को इंक्लूड करने का मतलब ये है कि P1 P2 P3 तो डिसाइड करने हैं, पर यहाँ पर चेंज किया जाता है, हमें PD के साथ साथ लॉस को भी कंप्लीट करना है। इसको ऐसे समझिए, सपोज आपके पास 100 मेगावाट की डिमांड है और लाइन में 25 मेगावाट के लॉस हो जाते हैं, तो आपको टोटल सप्लाई कितनी देनी होगी? 125 मेगावाट देनी होगी। अगर आप सिर्फ 100 मेगावाट की सप्लाई दोगे, उनमें से 25 तो लॉस में चला जाएगा, ओनली 75 ही पहुंच पाएगा। तो ये तो नहीं चाहिए आपको। आपको क्या चाहिए कि आपकी सप्लाई पूरी रहे, तो आपको लॉस को भी इंक्लूड करना होता है। तो इसको बोलते हैं पावर बैलेंस इक्वेशंस। तो सेकंड के अंदर हम लॉस को भी कंबाइन करेंगे और फर्स्ट में हम लॉस को नेग्लेक्ट करते हुए चलते हैं। तो अभी तक आपको लेक्चर में प्रॉब्लम समझ में आ गई है, दो टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे वो समझ में आ गए, और मैथमेटिकल इक्वेशन पता चल चुकी है कि कॉस्ट आपकी पावर पे किस तरह डिपेंड करती है। यानी कि जो आपका पॉलिनोमियल जो आपका फंक्शन आया था वो भी आपने देख लिया है। अब हम आगे चलते हुए इसको फर्स्ट प्रॉब्लम को लेते हैं। जब हम ट्रांसमिशन लॉस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तब कैसे इकोनॉमिक लोड डिस्पैच किया जाता है। तो यहाँ पे हम पहले मैथमेटिकल प्रॉब्लम बनाते हैं। क्या प्रॉब्लम है आपकी? ये जो फंक्शन है इसको ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन क्यों बोला है? ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है किसी भी फंक्शन को मिनिमाइज करना या फिर मैक्सिमाइज करना। तो उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम।
ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन किसका करना है, कॉस्ट का करना है। कॉस्ट को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। ये आपकी टोटल कॉस्ट है। C इज इक्वल टू सिग्मा फंक्शन का मतलब क्या है कि आपने सारी कॉस्ट का सम कर दिया, C1 C2 C3, अब कितने भी जनरेटर हो सकते हैं, सपोज n यूनिट्स हैं तो n जनरेटर हो गए, n कॉस्ट फंक्शंस का हमने सम कर लिया। तो हमें टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। ये तो प्रॉब्लम हो गई। अब कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट का मतलब ये है कि आपको सॉल्यूशन तो निकालना है, इसको सॉल्व करने के बाद आपको P1 P2 P3 की वैल्यू तो मिल जाएंगी, बट वो वैल्यू फिजिबल है या नहीं है, इसको कैसे चेक किया जाता है, हम इस इक्वेशन में रख करके चेक करते हैं कि आपके सॉल्यूशन तो आ गए, ठीक है, अब वो सॉल्यूशन क्या आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कौन सी इक्वेशन को, पावर बैलेंस की इक्वेशन को। क्योंकि सपोज आपने कॉस्ट मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पे 50 मेगावाट निकाल लिया या 100 मेगावाट निकाल लिया या 200 मेगावाट निकाल लिया, पर ये निकालने से पहले आपको ये पता तो होना चाहिए कि टोटल कितनी डिमांड है। तो यहाँ पर ये चेंज आता है। पहले जो 12th क्लास में मैथमेटिकल प्रॉब्लम थी वो कैसी होती थी, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जो आपका है एक्स है, इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है, फिर इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते थे। ऐसे क्वेश्चन में कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता था कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है या फिर x की वैल्यूज का सम क्या होना चाहिए, ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता था। बट अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम है उसमें कंस्ट्रेंट आ गया है। कंस्ट्रेंट क्या है कि आपका टोटल पावर जनरेशन है वो टोटल डिमांड को क्या करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट हो गया। ये इनको बोलते हैं इक्वलिटी कंस्ट्रेंट। इसको क्या बोलते हैं, इक्वलिटी कंस्ट्रेंट। अनइक्वल कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, इसका मतलब ये है कि आपका पावर जनरेशन की भी लिमिट्स होती हैं। सपोज फर्स्ट जनरेटर आपका सिर्फ 100 मेगावाट तक ही जनरेट कर सकता है और आपने इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल लिया 150, तो ये तो आंसर है ही नहीं, ये तो गलत है क्योंकि इतना तो P1 जनरेट ही नहीं कर सकता है। तो इस चीज़ को भी हमें साथ में लेकर के चलना होता है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें ये सिंपल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम नहीं है, ये है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम विद कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट यानी कि इक्वलिटी और अनइक्वलिटी दोनों को हमें सहमत करना है, दोनों को हमें पूरा करना है। कंस्ट्रेंट वर्ड का मतलब ये है कि आपके पास फिजिबिलिटी कितनी है, फिजिबल करने के लिए आपको लिमिटेशंस आ गई हैं। सॉल्यूशन को फिजिबल बनाना है तो कुछ लिमिटेशंस हैं। उन लिमिटेशंस में एक तो है कि पावर बैलेंस होनी चाहिए, एक जनरेटर की अपनी लिमिटेशंस है कि इतना पावर से इतने पावर के बीच में ही वो जनरेशन कर सकता है। तो अब आपको टोटल मैथमेटिकल प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। आपके पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है आपके पास सी फंक्शन है, ये आपका सपोज फंक्शन है। इस फंक्शन को आपको मिनिमाइज करना है और इसको मिनिमाइज करने के साथ साथ इस फंक्शन को आपको इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना है। तो इस तरह की आपके पास प्रॉब्लम है। अगर सिंपल एक फंक्शन होता तो आप डिफरेंशिएशन कर सकते थे, बट डिफरेंशिएशन में भी एक प्रॉब्लम आती है। आपको पता है कि एक फंक्शन सपोज आपका x प्लस वाई दोनों पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एक जो आर एस टी वाला जो मेथड होता था कि आपके पास डबल वेरिएबल वाला क्वेश्चन आ जाए तो उसको सॉल्व करने के मेथड्स होते थे, वो आपको यूज़ करने हैं। यहाँ तो आपके पास n जनरेटर हैं तो n आपके पास वेरिएबल होंगे, और n वेरिएबल होंगे तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव करके जैकोबियन मैट्रिक्स बना करके ये बहुत ही एक टफ इक्वेशन बन जाएगी। तो उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक मेथड आता है, वो है लाग्रांजे मल्टीप्लायर मेथड। इस मेथड को हम यूज़ करते हैं जब आपके पास क्या हो, इक्वेशन हो और उसके साथ क्या हो, कंस्ट्रेंट हो, तब। यानी कि कंस्ट्रेंट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकल टूल है लाग्रांजे मल्टीप्लायर। करना हमें यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन है, पर यहाँ पे डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो आपके पास एक नई इक्वेशन, नया फंक्शन बनाया जाएगा जिसमें हम जो आपका पावर बैलेंस इक्वेशन है उसको क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। तो मेथड ऑफ लाग्रांज मल्टीप्लायर क्या कहता है कि सी स्टार एक नया फंक्शन बनाया हमने कॉस्ट का, उसमें कॉस्ट के साथ हमने एक कांस्टेंट लैम्डा लिया और उसको उस फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया। फंक्शन का मतलब क्या है, जो आपकी पावर बैलेंस इक्वेशन थी उसको एक फंक्शन में तब्दील कर दिया, यानी कि इसको एक एफ, एक फंक्शन मान लिया, यानी कि आपने इसको भी कॉस्ट के साथ यूज़ कर लिया। ठीक है, अब कॉस्ट के साथ जब इसको यूज़ करेंगे तो आपने सी प्लस लेमडा लिखा, पी आर माइनस दिस कर लिया। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को बनने के बाद एक के टी कंडीशन यूज़ करते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉन टकर कंडीशन। ये कंडीशन क्या कहती है कि ये फंक्शन कब मिनिमाइज होगा, जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव किसके रेफरेंस में, जिसके अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, पी आई के रेफरेंस में क्या हो, जीरो हो, तब जा कर के क्या होगा, मिनिमाइज होगा। तो इस फंक्शन की इस कंडीशन को जब हम यूज़ करते हैं
मिनिमाइज मैक्सिमाइज ये नहीं बताता है, उसके बाद भी इसको चेक करने का मेथड है मिनिमाइज मैक्सिमाइज को भी, पर वो हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है, वो ऑप्टिमाइजेशन का पूरा एक अपना मैथमेटिकल टॉपिक हो जाएगा, हमें सिर्फ अपने कोर्स तक समझना है। तो हमको ये कंडीशन बस याद रखनी है, बाकी इस पे मिनिमाइज आएगा, इसको निकालने का मैथ का दूसरा मेथड है, बट हम वो स्टडी यहाँ पे नहीं करेंगे। हम मान लेंगे कि इस पर क्या मिलेगी, आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो आपने डिफरेंशिएशन किया, सी फंक्शन का किया, ये आ गया, लेमडा आया, पी आर डिपेंड नहीं कर रहा है पी आई पे, इसलिए ज़ीरो हो गया, और यहाँ ये किस पे डिपेंड करेगा, इस पे वन आएगा, क्योंकि पी आई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम। सपोज हम पी वन के रेस्पेक्ट में करते तो टोटल फंक्शन क्या है, पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री, और जब पी वन के रेस्पेक्ट में करते तो वन ही आता, इसलिए पी आई के रेस्पेक्ट में कर रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, वन लिख दिया, ठीक है। इसको हम एक बार यहाँ पे रफ कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा वर्ड है आपको नोट क्या करना है, जो मैंने पहले से जो स्लाइड बनाई हुई है उसको आपको नोट कर लेना है। तो अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंशिएशन किया तो क्या कंडीशन मिल गई, ये कंडीशन मिली है। ये कंडीशन क्या बता रही है कि जब आपका कॉस्ट फंक्शन है उसको जब आप पावर के टर्म में डिफरेंशिएशन करते हो तो आपके पास लैम्डा आता है, कांस्टेंट आता है, और यही कंडीशन है कि जब आपके पास जितने भी आपके पास जनरेटर हैं सबके कॉस्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने का मतलब मैंने आपको पहले बताया था क्या होता है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती है। क्या होती है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, यानी कि क्या कंडीशन मिल गई, विदाउट लॉस वाले केस में लॉस को कंसीडर नहीं किया है, क्या कंडीशन मिली है कि कब मिनिमम होगा कॉस्ट फंक्शन, जब आपके पास सभी जनरेटर्स की इंक्रीमेंटल कॉस्ट सेम होगी, तब आपको मिनिमम कॉस्ट मिल जाएगी। अब आपको अभी तक का समझ में आ गया है तो बेटर है, नहीं तो आपको ये स्लाइड अच्छे से समझ लेनी है। पहली बात तो मैंने क्या लिखी है, पार्शियल डेरिवेटिव को मैं अब फुल डिफरेंशिएशन में लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि आपका कॉस्ट फंक्शन सिर्फ किसका, सी आई किसका फंक्शन है, ओनली पी आई का, वो किसी और फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। सी आई इज ए ओनली फंक्शन ऑफ पी आई, किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसको फुल डिफरेंशिएशन की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो आपको जब भी आपको इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो ये कंडीशंस यूज़ करनी होगी। आपको जितनी भी कॉस्ट दी हुई हैं सबका फर्स्ट ऑर्डर में डिफरेंशिएशन करना है पावर के रेस्पेक्ट में, और उन सबको इक्वल कर देना है। उनको जब आप इक्वल करोगे तो आपके पास कितनी इक्वेशन मिलेगी, एन जनरेटर है तो एन इक्वेशन आपके पास मिल जाएंगी, एन जनरेटर से आपको एन इक्वेशन मिल जाएंगी ना, क्योंकि आपको पता है सबकी जो कॉस्ट है उसको इक्वल करना है, और इक्वल किसके करना है, लेमडा के। सपोज फर्स्ट की कॉस्ट को आपने लेमडा के इक्वल कर दिया, एक इक्वेशन ये बन गई, दूसरी इक्वेशन क्या बन गई, ये बन गई सेकंड की, थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, डी सी थ्री बाई डी पी थ्री भी क्या आएगा, इक्वल आएगा लेमडा के। तो तीन इक्वेशन तो ये मिल गई है। आपके पास अननोन क्वांटिटीज़ कितनी है, आपको तीन जनरेशन निकालने हैं, पी वन पी टू पी थ्री, और एक आपको लेमडा निकालना है। अगर सपोज 3 यूनिट का क्वेश्चन है तो आपको तीन तो पावर जनरेशन निकालने, पी वन पी टू पी थ्री, और एक अननोन क्या है, लेमडा, यानी कि किस इक्वल उनकी कितनी कॉस्ट है। लेमडा किसको बता रहा है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट को ही लेमडा बता रहा है, यानी कि आपकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट जब लेमडा होगी तब आपका जो है कंज्यूमशन मिनिमम होगा, कॉस्ट सॉरी नॉट कंज्यूमशन, कॉस्ट मिनिमम होगी। तो यहाँ पे आपके पास n प्लस वन क्या है, अननोन क्वांटिटीज है। इस वाले केस में कितने हैं, 3 + 1 यानी कि 4 अननोन है। इक्वेशन कितनी है, तीन इक्वेशन तो यहाँ से बन गई है। चौथी इक्वेशन कहाँ से मिलेगी आपको, चौथी इक्वेशन मिलेगी कंस्टेंट इक्वेशन से, यानी कि जो पावर बैलेंस इक्वेशन है उससे। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। आपको अब एग्जाम में क्या करना है, क्वेश्चन आने पे आपको जो, बाकी मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा इस चैप्टर के फिनिश होने के बाद, कि आपके पास सपोज 3 पावर यूनिट है। आपको एक चीज़ ये पता है कि टोटल डिमांड आपको पूरी करनी है 100 मेगावाट की। इसका मतलब क्या है कि P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू 100 मेगावाट होनी चाहिए। तो एक इक्वेशन तो ये हो जाती है, और इसी को हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट इक्वेशन। तो एक इक्वेशन तो ये मिल गई। तीन इक्वेशन कहाँ मिलेगी आपको, इसका एक फंक्शन दिया होगा जो सी यानी कि P1 के लिए आपको C1 गिवन होगा, P2 के लिए आपको C2 फंक्शन गिवन होगा, और P3 के लिए C3 गिवन होगा। इससे आपको निकाल लेना है इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब क्या है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब है डी सी वन बाई डी पी वन, डी सी टू बाई डी पी टू, और डी सी थ्री बाई डी पी थ्री। इनको इक्वल कर देना है किसके, लेमडा के। ये तीनों किसके इक्वल होंगे, लेमडा के। तो तीन इक्वेशन आपको ये मिल गई है। तो क्वांटिटी अननोन कितनी है, P1 निकालना था, P2 निकालना था, P3 निकालना था, और एक निकालना था लेमडा। चार क्वांटिटी है अननोन, और चार ही इक्वेशन हो गई है, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन और चौथी इक्वेशन। तो चार इक्वेशन, चार अननोन क्वांटिटी। वही मैंने यहाँ पे लिखी है कि अगर n+1 अननोन है तो आपके पास n+1 इक्वेशंस भी अवेलेबल हैं, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। मैथमेटिकली समझा दिया है, न्यूमेरिकल से और अच्छा क्लियर होगा। तो ये जो प्रॉब्लम थी, इस तरह की प्रॉब्लम में आपको लॉस आपने नहीं लिया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट में कि लॉस लेने पर क्या इफेक्ट आता है सॉल्यूशन में। पहले हमें लॉस का इफेक्ट देखने से पहले
एक चीज़ और देखनी है कि हम लॉस को पावर जनरेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो इस टॉपिक का, इस लेक्चर का जो सेकंड टॉपिक है वो है कि ट्रांसमिशन लॉस को हमें पावर जनरेशन की फॉर्म में लिखना है, यानी कि ट्रांसमिशन लॉस का जो फंक्शन बनाना है वो फंक्शन किसकी फॉर्म में होना चाहिए, जनरेशन की फॉर्म में होना चाहिए। अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो एक चीज़ ये है कि आपको ये इक्वेशंस है, आपके पास जो न्यूमेरिकल आएगा, सपोज हम इस तरह के न्यूमेरिकल की बात करते हैं जो अभी इस स्लाइड में हमने देखा है। तो आपको पता है कि तीन इक्वेशन है, चार चार इक्वेशन बनाओगे, सॉल्व कर लोगे। दो इक्वेशन, चार इक्वेशन तक आप सॉल्व कर सकते हो। पर आपको ये पता होगा कि आपके पास जो एक्चुअल पावर सिस्टम है वहाँ पे 10 यूनिट्स का भी सिस्टम हो सकता है, 40 यूनिट्स तक का सिस्टम हो सकता है। तो आप ये जो 40 यूनिट की 40 इक्वेशंस हैं, इनको कैसे सॉल्व करोगे? इनको सॉल्व करने के लिए 40 इक्वेशंस आएंगे, इनको सॉल्व करने के लिए ये वाले मेथड यूज़ नहीं होते हैं। ये सिर्फ आपके थियोरेटिकल मेथड हैं, ये सिर्फ आपको कॉपी पेन पे करने के लिए ठीक है, बट इसको मैथमेटिकली नहीं किया जा सकता है। मैथमेटिकली डिफरेंशिएशन करने में प्रॉब्लम आती है, तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है डिफरेंशिएशन, तो हम इन मेथड्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। इनको किया जाता है कंप्यूटर के थ्रू, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। इनका एक कोड बनाया जाता है और एल्गोरिदम्स यूज़ की जाती हैं। जैसे अगर आपने सुना होगा तो ऑप्टिमाइजेशन की एल्गोरिदम्स होती हैं, आंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन, ग्रे वॉल्फ ऑप्टिमाइजेशन, वेल ऑप्टिमाइजेशन। इन ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम के थ्रू इन इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है एक्चुअल केसेस में, क्योंकि यहाँ पर ये जो इक्वेशंस हैं ये कंप्यूटर के अंदर सॉल्व नहीं हो सकती हैं डिफरेंशिएशन वाली इक्वेशंस, तो हमें जो है एल्गोरिदम बनानी होती हैं, और वहाँ पर ही अगर 40 यूनिट का सिस्टम है तो वो भी इजीली एल्गोरिदम के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। तो न्यूमेरिकल के लिए सिर्फ आपको क्वेश्चन आएगा 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट का, बस इससे वो बढ़ के आपको क्वेश्चन नहीं देगा। बट एक्चुअल केस होता है वो अलग होता है। एक्चुअल केस में यूनिट आपकी 10 यूनिट, 40 यूनिट, 20 यूनिट, कितनी भी यूनिट्स का सिस्टम हो सकता है, ठीक है। उनको बोलते हैं 10 बस सिस्टम, 20, 40 बस सिस्टम है। तो इस तरह के सिस्टम्स पावर सिस्टम में एक्चुअल में देखने को मिलते हैं, ग्रिड कनेक्शन होते हैं, तो वहाँ पर आप इस तरह से उनको सॉल्व नहीं करते हो। तो ये सिर्फ क्या है, मैथमेटिकल पढ़ने के लिए और समझने के लिए चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं कि लॉस को कैसे लिखा जाता है प्लांट जनरेशन की फंक्शन की फॉर्म में। सपोज आपके पास एक 2 प्लांट का सिस्टम है, इसको हमें करना क्या चाह रहे हैं हम, जो आपका लॉस होता है पावर सिस्टम में, लॉस का मतलब क्या है, जैसे आप सपोज ये सिस्टम है, दो जनरेटर हैं P1 P2, ये आपका 3 बस हैं, ए बस, बी बस और सी बस। बस का मतलब क्या है, जहाँ से आपके डिफरेंट कनेक्शंस लिए जा रहे हैं, मतलब बस एक तरह से क्या कर रही है, सेम पोटेंशियल पॉइंट का एक बार होता है जिससे आपके जिस पे आपका सिंगल जनरेटर अटैच हो सकते हैं, 2 जनरेटर, 3 जनरेटर, लोड भी कनेक्ट हो सकता है, तो इसको बोलते हैं एक सिंगल बस। और ये हैं आपकी ट्रांसमिशन लाइंस, ठीक है। तो बस, ट्रांसमिशन लाइन और जनरेटर, तीनों टर्म समझ में आ गई हैं, ये आपके लोड फ्लो स्टडी में बहुत यूज़ होंगी। तो ये जो बस है, वहाँ से ए बस है सपोज, तो ए बस पे एक जनरेटर कनेक्टेड है और बी बस पे दूसरा जनरेटर कनेक्टेड है, और सी बस से हमने लोड को कनेक्ट किया हुआ है, और सी बस के थ्रू ए बस भी कनेक्टेड है और बी बस भी कनेक्टेड है। ये सिस्टम है पूरा। अब इस सिस्टम के अंदर लॉस कितना हो रहा है, लॉस हम वैसे सिंपली लॉस कैसे निकालते हैं, आई स्क्वायर इंटू आर ए सी, यानी कि इस लाइन का करंट और इस लाइन का इम्पिडेंस, ऐसे इस लाइन का करंट और इस लाइन का इम्पिडेंस, और इस लाइन का करंट और इस लाइन का इम्पिडेंस, तीन कनेक्शन है तीनों का, यानी कि I1 स्क्वायर आर ए सी प्लस I2 स्क्वायर आर सी बी प्लस I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर आर सी, सपोज ये डी है तो आर सी डी, ठीक है। यही इसमें लॉस होगा। अब ये जो लॉस है ये किसकी फॉर्म में आ रहा है, रेजिस्टेंस और करंट की फॉर्म में आ रहा है, यानी कि करंट का फंक्शन है। इसे हमें तब्दील करना है किसमें, प्लांट जनरेशन के फंक्शन में, यानी कि करंट को पावर जनरेशन की फॉर्म में लिखना है और फिर एक इक्वेशन बनानी है, और उस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे कहाँ पर, जो मैंने सेकंड टाइप की प्रॉब्लम बताई थी, यानी कि लॉस को जब इंक्लूड करते हैं तब कैसे सॉल्व किया जाता है, उस प्रॉब्लम में इसको इंक्लूड किया जाएगा। तो पहले हमें इस टॉपिक का टास्क क्या है, हमें लॉस की इक्वेशन लिखनी है जनरेशन की फॉर्म में। तो ये 2 प्लांट सिस्टम है, पहले हमने लॉस लिखा, जो भी मैंने आपको बोल रहा था वो लॉस यही था। ये लॉस क्या है, 3 इंटू I1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू दिस, ये 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, सिंगल लाइन डायग्राम था, एक्चुअल में 3 फेस कनेक्शन है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 3I1 स्क्वायर प्लस 3I2 स्क्वायर और 3I1 प्लस I2 स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ पे I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर आ रहा है, ये फेजर सम है। अगर ये दोनों फेस में होंगे तो मैं इनको अलग अलग लिख सकता हूँ। जैसे हम जानते हैं कि अगर ए वेक्टर वेक्टर की तरह समझ लीजिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना होता है तो इनके बीच में एंगल क्या थ्रू निकाला जाता है, बट अगर ये दोनों फेस में है तो हम इसको एल्जेब्रिक सम से भी कर सकते हैं अलग अलग। अब हमें इनको वेक्टर सम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वही काम हम फेजर में करते हैं। अगर दोनों फेस में है तो हमें अब इनको फेजर सम नहीं करना है, इनका एल्जेब्रिक सम से काम चला सकते हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन को जब यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 3 प्लस 3 इंटू क्या होगा, I1
प्लस आई टू इनका होल स्क्वायर। तो अभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी हो जाएगा। तो वो मैंने यहाँ पे पुट किया, तो आपके पास ये इक्वेशन मिल गई। अब हमारा टास्क क्या था कि हमें यहाँ पर जो फंक्शन है वो आई की फॉर्म में है, हमें इसको तब्दील करना है किसकी फॉर्म में, पावर की फॉर्म में। तो आई फंक्शन को पावर की फॉर्म में तब्दील करेंगे तो क्या आएगा, आई वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी वन डिवाइडेड बाई रूट थ्री वी वन कॉस फाई वन, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, रूट थ्री वी आई कॉस फाई। उसी से मैंने आई वन निकाल लिया, ऐसे ही आई टू निकाल लिया। और जब मैंने इसको यहाँ पर इसको इन इक्वेशंस में पुट किया तो मेरे को ये रिजल्ट मिला। अब यहाँ पर आपके पास बी वन बी टू वी वन वी थ्री क्या है, ये है लॉस कॉफिशिएंट है। क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, बी वन क्या मिलेगा, बी वन वन ये मिल जाएगा, बी टू टू ये मिल जाएगा, और बी थ्री आपको ये मिल जाएगा। ये आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। जब आप ये वैल्यू इसमें पुट करोगे तो एक इक्वेशन बनेगी, उसमें से हमने P1 को अलग कर लिया, P1 P2 और P2 अलग कर लिया, जिससे कि हम इस फंक्शन को किस तरह से शो कर सकें, लॉस फंक्शन को सिर्फ हम जनरेशन की फॉर्म में शो कर सकें, बाकी सबको कांस्टेंट मान लिया। करंट था उसको पावर की फॉर्म में लिख दिया, और बाकी सब तो कांस्टेंट है, पावर फैक्टर कांस्टेंट है, आपका वोल्टेज सप्लाई कांस्टेंट है, रूट थ्री अपने आप में कांस्टेंट है, तो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, P1 पे। तो बाकी सबको कांस्टेंट जो थे उनको क्या लिख दिया हमने, B11 B12 B22। इनको बोलते हैं लॉस कॉफिशिएंट, क्योंकि लॉस इक्वेशन में आ रहे हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा बी क्या है, ये लॉस कॉफिशिएंट है, यानी कि बी कॉफिशिएंट भी इनको बोलते हैं। इस इक्वेशन में V1 V2 क्या है, लाइन वोल्टेज है। अब ये जो V1 V2 के हमने फॉर्मूले निकाले हैं, ये जो फॉर्मूले आपके पास आए, ये ऐसे एग्जाम में काम नहीं आएंगे, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, फॉर ऑल सिंगल फेस और थ्री फेस, यानी कि ये इक्वेशन सिंगल फेस के लिए भी अप्लाई होती है, थ्री फेस के लिए भी। ऐसा क्यों हुआ, हम तो थ्री फेस के लिए बात कर रहे थे, अगर सिंगल फेस के लिए करते तो यहाँ पे थ्री नहीं आता, और अगर यहाँ पे थ्री नहीं आता तो यहाँ पे रूट थ्री भी नहीं आता, तो भी इक्वेशन तो सेम ही आती। ये आप खुद करके देख सकते हो। इसलिए ये जो इक्वेशंस हैं B1 B2 के जो फॉर्मूले हैं, ये आपके सिंगल फेस थ्री फेस सब में अप्लाई होते हैं। तो यहाँ से आपको मिल गया, क्या मिल गया, कि पावर की जो इक्वेशन है लॉस की, वो B1 B2 B3 की फॉर्म में मिल गई। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि B का यूनिट क्या होगी, ये आ जाता है। नॉर्मल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनमें चीज़ पूछ ली जाती है कि लॉस कॉफिशिएंट की यूनिट क्या होती है। तो यूनिट क्या होगी आपको पता है, आपने इसी तरह की इक्वेशन लिखी है। इस इक्वेशन से जब आप B1 की यूनिट निकालोगे तो क्या आएगा, PL डिवाइडेड बाई P1 स्क्वायर। तो ये किस में है, मेगावाट में, ये क्या है, मेगावाट स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बचेगा, मेगावाट इनवर्स बचेगा। तो लॉस कॉफिशिएंट की यूनिट क्या होती है, मेगावाट इनवर्स। ये हाल फिलहाल एक एग्जाम में पूछा गया था, तो आपको ये याद रखना है कि लॉस कॉफिशिएंट की यूनिट क्या होती है, मेगावाट इनवर्स होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये ES में ज़्यादातर पूछे जाने वाली चीज़ें हैं, तो आपको ये याद रखना है। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं P1 PT BP। ये आपने अगर मैट्रिक्स मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा तो वहाँ पे सिमिलर मैट्रिक्स जो होते हैं उनको लिखने के लिए इक्वेशन काम आती है, और ये कंट्रोल सिस्टम में भी यूज़ होती है। तो उसी तरह से हम इसको भी यहाँ पे शो कर सकते हैं। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार समझ लीजिए, लिख लेना इसको। नेक्स्ट है थ्री प्लांट सिस्टम के लिए। मैं आपको टू प्लांट सिस्टम के लिए तो लिखना आपको आ गया। टू प्लांट के लिए क्या इक्वेशन आई थी, P1 स्क्वायर B11 प्लस P2 स्क्वायर B12, सॉरी 22 प्लस 2 P1 P2 और B12। ये इक्वेशन आई थी टू प्लांट के लिए। अगर इसी तरह से आपको थ्री प्लांट के लिए लिखनी है तो क्या होगा, P1 स्क्वायर B11 P2 स्क्वायर B22 P3 स्क्वायर B33, यानी कि पहले जितने भी पावर प्लांट हैं, यूनिट्स हैं, उन सब का स्क्वायर और B11 B22 B33 से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद P1 P2 वाली फॉर्म आती है। अब यहाँ पे तीन प्लांट थे तो तीन आएंगी, P12 B12 P23 P2 P3 B23 आ जाएगा, P3 P1 B13 आ जाएगा। अगर आप इस इक्वेशन को देखो और यहाँ पे आप एक मैट्रिक्स देखो तो थ्री प्लांट के लिए कितने का ऑर्डर का होगा, 3 into 3 का होगा। तो यहाँ पे B11 B12 और B13, इस तरह से B21 B22 और B23, और यहाँ पे B31 B32 और B33 आने चाहिए थे। तो यहाँ पे हमारे पास तो कितनी टर्म आई है, ओनली 1 2 3 4 5 6 ही टर्म आई है। बाकी टर्म कैसे निकालेंगे, बाकी टर्म से मैट्रिक्स में अगर लिखनी होंगी तो कैसे हो जाएंगी, B13 और B31 सब इक्वल है, B12 और B21 भी इक्वल है। तो क्यों इक्वल है, क्योंकि B1 से 2 तक और 2 से 1 तक लाइन तो सेम ही है, तो ये इक्वल आते हैं इस मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, तो इस पूरे टॉपिक में हमने यही समझा है। वैसे तो आपके एक ऐसा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था जिसमें आपको इस तरह की इक्वेशन दी हुई थी। बाकी अगर आपको ये टॉपिक नहीं भी आता तो भी आप उस तरह की इक्वेशन को सॉल्व कर सकते थे, वो मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बताऊंगा कैसे करते हैं। बट आपको ये टॉपिक एक बार आप फिर से इसको देखना, समझ में आ जाएगा आपको। बेसिकली हमने यही निकाला है कि किस तरह से हम लॉस को पावर जनरेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमने फाइंड आउट किया है। अब हम देखेंगे
कि ऑप्टिमाइजेशन कैसे करें। अब लॉस को इंक्लूड करके कैसे ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है। पहले क्या था, लॉस हमने नहीं लिए थे, अब हम लॉस को भी लेकर के चलेंगे। जब हम लॉस को लेकर के चलेंगे तो आपके पास ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम क्या बनेगी, आपको मिनिमाइज क्या करना है, अगेन वही प्रॉब्लम है, सारे पावर जनरेशन की जो कॉस्ट है उनके सम को आपको मिनिमाइज करना है। अब पहले पावर बैलेंस इक्वेशन क्या थी कि आपको सपोज P1 P2 P3 तीन प्लांट थे, तो तीनों का सम डिमांड के इक्वल होना चाहिए था। यानी कि जो ये हमने क्वांटिटी लिखी है सिग्मा में, सम ही बता रही है, तो इसको किसके इक्वल होना था, ओनली डिमांड के इक्वल होना था। यानी कि पहले जो इक्वेशन बनी थी वो यही बनी थी, पी आर इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1 से n तक पी आई। इसी को तो मैंने माइनस लेके इस तरह से लिखा हुआ था। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ देखनी है कि ओनली डिमांड को सहमत नहीं करना है, लोड को भी बैलेंस करना है। तो अब जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, इस तरह की बन जाएगी, पी आर पी एल माइनस सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू एन और पी आई इज इक्वल टू 0। अब आपके पास कंडीशन बदल गई, मिनिमाइज इसको करना है और सब्जेक्ट क्या है, इस सब्जेक्ट से करना है। अब पावर बैलेंस इक्वेशन को अगेन लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड में क्या करते हैं, नया फंक्शन बनाएंगे, लाग्रांज फंक्शन, पुराना फंक्शन प्लस लैम्डा इनटू इक्वलिटी कंस्टेंट में जो डाटा है, इक्वलिटी कंस्टेंट में पहले पीएल नहीं था, पीएल आ गया है, तो इक्वेशन ये बनेगी। फिर वही सेम कंडीशन केकेटी कंडीशन हमने लगाई। अब केकेटी कंडीशन के बाद हम क्या करते हैं, इस फंक्शन का पावर पीआई के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे पार्शियल। जब इसका करते हैं तो क्या आता है, ये आ जाएगा। फिर लैम्डा आएगा मल्टीप्लाई, अब पी आर का तो जीरो हो जाएगा, बट पी एल हमने डिफाइन किया था किसकी फॉर्म में आता है, फंक्शन ऑफ पी आई, जनरेशन की फॉर्म में आता है। तो अब हम इसको जीरो नहीं कर सकते हैं, और यही पर्पज़ था कि हमने लास्ट वाला टॉपिक को पढ़ा है। हमने लॉस कोफिशिएंट इसीलिए पढ़े थे कि हम इस चीज़ को डिफाइन कर सकें कि लॉस भी आपका जनरेशन पे डिपेंड करता है, तभी तो हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं, नहीं तो हम पी आर की तरह इसको भी जीरो लिख देते। हमने जीरो नहीं लिखा, हमने लैम्डा इंटू क्या लिखा है, डेल पी एल बाई डेल पी आई माइनस। अब इसका जो डिफरेंशिएशन हम करेंगे, इसका क्या आएगा यहाँ पे, ये हो गया सी प्लस दिस, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे आपके पी आई आ जाएगा। यहाँ पे हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी है, इस इक्वेशन को जब हम लिखेंगे तो आपका क्या आएगा, ये लैम्डा आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया आपका लैम्डा, क्योंकि इक्वल टू क्या करना है, इसको डेल सी आई बाई डेल पी आई को जीरो करना था। अब ये लैम्डा मल्टीप्लाई होगा, सही लिखा है हमने बिल्कुल, ये लैम्डा जब इससे मल्टीप्लाई होगा, लैम्डा इंटू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू एन पी आई। जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे किससे, पी आई के रेस्पेक्ट में, तो आपका क्या बचेगा, लैम्डा ही बचेगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, लैम्डा लिख दिया। तो ये आपके आ गया दिस, ये इक्वेशन आ गई। इसको सॉल्व किया तो आपके पास ये क्वांटिटी आ गई। पहले क्या आ रहा था, डेल सी आई बाई डेल पी आई किसके इक्वल आ रहा था, लैम्डा के। अब लैम्डा के इक्वल नहीं आ रहा है, अब लैम्डा से कोई टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये जो टर्म आई है, तो आप अब कोऑर्डिनेशन इक्वेशन क्या लिखोगे, पहले क्या थी, डी सी आई बाई डी पी आई इज इक्वल टू लैम्डा। अब कोऑर्डिनेशन इक्वेशन क्या बनेगी, इसके साथ ये वाली टर्म्स भी आ गई है। क्या है टर्म, 1/1 माइनस इंक्रीमेंटल टोटल लॉस। इस टर्म को क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंटल क्यों बनते हैं, जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं दैट इंक्रीमेंटल बन जाता है वो। फिर डेल पी एल बाई डेल पी आई, तो इंक्रीमेंटल टोटल लॉस। तो ये इक्वेशन है, कोऑर्डिनेशन इक्वेशन बोलते हैं। और ये इक्वेशन आपकी किस तरह की आ गई, पहले जो इक्वेशन थी वो ओनली ये आ रही थी, डी सी आई बाई डी पी आई इज इक्वल टू लैम्डा। एक तो ये इक्वेशन यूज़ करनी थी और एक हमको ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी थी, प्लस पी एन इज इक्वल टू पी डी, जितनी डिमांड है। इसके थ्रू हम वो वाले न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते थे जिसमें से लॉस नेग्लेजिबल था। अब क्या करना है, ये तो कब के लिए, जब लॉस ना हो। अब हमें क्या करना है, ये वाला मेथड यूज़ करना है। अब क्या करेंगे हम, सिर्फ डी सी आई बाई डी पी आई इज इक्वल टू लैम्डा नहीं करेंगे, यहाँ पे इसके साथ एक टर्म मल्टीप्लाई होगी, 1/1 माइनस डेल पी एल अपॉन डेल पी आई। तो ये भी कितनी इक्वेशन बनेगी, एन इक्वेशंस बनेगी। और n+1 के लिए जो इस तरह की इक्वेशन यहाँ पर क्या बनेगी, P1 प्लस P2 से लेकर के Pn इज इक्वल टू क्या होंगे, एक तो डिमांड और उसके साथ ऐड क्या हो जाएगा, लॉस। तो यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब आपके पास नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। उन न्यूमेरिकल्स में हम बेसिकली दो तरह के न्यूमेरिकल देखेंगे, एक तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स और एक इस तरह के न्यूमेरिकल्स। इन न्यूमेरिकल्स में आपको सिंपल क्या करना है, जो कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है इसका इंक्रीमेंटल कॉस्ट निकालनी है, उनको इक्वल करना है लेमडा के, तो आपको, और एक हमें पावर बैलेंस की इक्वेशन को यूज़ करके पावर जनरेशन निकालना है, P1 P2 P3 की वैल्यूज़ निकालनी है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, अगर आपको इंक्लूड करना है किसको, लॉस को भी, लाइन लॉस को, तो अब हमें इस इंक्रीमेंटल कॉस्ट कर्व से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसको, एक पेनल्टी फैक्टर को, इसको पेनल्टी फैक्टर ही बोलते हैं। इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा और इसको मल्टीप्लाई करके हम इक्वल किसके करेंगे, लेमडा के करेंगे। तो कुछ इक्वेशंस तो यहाँ से मिल जाएंगी और बाकी इक्वेशन पावर बैलेंस इक्वेशन से मिल जाएगी। यहाँ पर पावर बैलेंस में लॉस को भी इंक्लूड करना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें डील करने हैं। आपको इकोनॉमिक लोड डिस्पैच समझ में आ गया होगा। मैंने कॉम्पिटिशन्स के लिए जितना ज़रूरी था वो पूरा बता दिया है आपको।
अब ये टॉपिक ऐसा नहीं है सिर्फ इतने से ही ख़त्म नहीं होता है, इसके बारे में बहुत चीज़ें पढ़नी होती हैं। अगर आप आगे जा कर के एमटेक वगैरह करते हो, पीएचडी करते हो, रिसर्च में जाते हो, तो आपको पावर सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन नाम से एक टॉपिक होता है, पावर सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन। पावर सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन में हम इकोनॉमिक लोड डिस्पैच, ऑप्टिमल पावर फ्लो, इन्हीं की स्टडी करते हैं। तो वहाँ पर इनके अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें आती हैं, पर बेसिक यही था, यहीं से आपका बेस बनेगा और इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा और बाकी न्यूमेरिकल से और अच्छी से क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू।